एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमारे पास 10 लाख का अमाउंट है जो कि हम लमसम करना चाहते हैं आने वाले 10 साल के लिए, तो कौन सा फंड और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए लमसम के लिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया श्री वीरेंद्र सर के द्वारा। इनकी वर्तमान एज 39 साल है और ये 10 साल के लिए 10 लाख रुपया लमसम के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लार्ज कैप कैटेगरी की अगर आप देखेंगे तो 12 से 13% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर मिड कैप कैटेगरी की जब बात आती है तो 15 से 17% और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात आती है तो लगभग 18 से 20%। पास्ट डेटा हमें ये बताता है कि लगभग इतना रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। फिर भी पास्ट का जो रिटर्न है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन जिस तरीके से एक ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पिछले 10 साल 15 साल में रिटर्न मिला है उतना ना सही, 1-8% कम ही सही, लेकिन यहाँ से हमारा अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपका 10 साल का टाइम होराइजन है और बीच में आपको पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो आपको आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा रखना चाहिए। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये बातें निकल करके आती हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो चुका है। देखिए ये बातें बिल्कुल सही हैं, लार्ज कैप की तुलना में मिड और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पैसा भी यही बना करके देगा। आज हो सकता है आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तक मिड कैप और स्मॉल कैप ना चले, लेकिन 1 साल भी अगर चल गया अच्छे से तो एक साल में 70-70%, 80-80% स्मॉल कैप और मिड कैप ने बना करके दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म का जब आपका विजन है तो आपको इस प्रकार के वॉलेटिलिटी से और इस प्रकार के ओवर वैल्यूएशन से घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म में यही कैटेगरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब अगर हम लोग मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में आप 2 फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, और दूसरा फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं HDFC का मिड कैप। ये दोनों फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, या फिर HDFC ना चाह करके अगर आप एडलवाइज भी ले लेंगे तो भी अच्छा है, इनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एडलवाइज मिड कैप, ये दोनों मिड कैप की बात हो रही है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी 2 फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला फंड आपका निपॉन स्मॉल कैप हो जाएगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और दूसरा आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर SBI स्मॉल कैप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा देखिए यहाँ से ये प्योर मिड कैप हो गया, ये भी मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये भी स्मॉल कैप है, लेकिन यहीं से आपको लार्ज कैप और जो स्टेबल स्टॉक्स होते हैं उनका भी एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मिड कैप कैटेगरी की शर्त ये होती है कि मिनिमम 65% आपका मिड कैप कैटेगरी में जाएगा, बाकी 35% वो फंड मैनेजर के ऊपर है। लार्ज कैप और स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, और जब भी मार्केट करेक्ट करती है तो थोड़ा सा स्टेबल फंड को रखने के लिए फंड मैनेजर जो हैं वो लार्ज कैप में एक्सपोजर रखते हैं। तो भले ये मिड कैप आपको दिख रहा है लेकिन लार्ज कैप का भी एक्सपोजर यहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें स्मॉल कैप की तो ये भी शर्त होती है कि मिनिमम 65% आपका स्मॉल कैप में जाएगा, बाकी का 35% लार्ज मिड और स्मॉल किसी में भी डाला जा सकता है, ये फंड मैनेजर के ऊपर है। तो यहाँ से भी कुछ आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। इस वजह से अलग से लार्ज कैप लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप लार्ज कैप का एक्सपोजर रखना ही चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक फंड हो सकता है मोमेंटम इंडेक्स फंड। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि निपॉन का आता है, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का आता है, इसके अलावा बंधन का आता है, बंधन का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, ये कंसीडर किया जा सकता है। इनका अगर आप पिछले 19-20 साल में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, फैक्टसेट जो कि NSE के द्वारा जारी की जाती है, लगभग 24% से ऊपर का इन्होंने रिटर्न बना करके दिया है, एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो काफ़ी अच्छा फंड है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम एक्सपोजर देखेंगे लगभग 60% के आसपास लार्ज कैप का है। तो चूंकि आपने मिड कैप स्मॉल कैप रख लिया, अगर आप लार्ज कैप रखना ही चाहते हैं तो प्योर लार्ज कैप रखेंगे तो वहाँ से आपका रिटर्न काफ़ी कम बनेगा। और अगर आप इस मोमेंटम इंडेक्स फंड को कंसिडर करते हैं तो इसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर 60% मिल जाएगा, लेकिन 20% से ज़्यादा एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी किसी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी में लमसम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या फिर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये पोर्टफोलियो लमसम के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है।
यहाँ से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC एडलवाइज में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, और इसके बाद से मोमेंटम इंडेक्स में निपॉन इंडिया का तो आपने ऑलरेडी स्मॉल कैप ले रखा है, मोतीलाल का आपने मिड कैप ले रखा है, तो आप बंधन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों चूंकि इंडेक्स ही फंड है तो तीनों इक्वल ही रिटर्न आपको बना करके देंगे। जब आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो केवल फंड वाइज नहीं बल्कि AMC वाइज भी आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो निपॉन का चूंकि ऑलरेडी आप में शामिल है तो निपॉन को आप कंसीडर मत करिएगा, मोतीलाल का ऑलरेडी शामिल है तो मोतीलाल का कंसीडर मत करिएगा, आप बंधन का कंसीडर कर सकते हैं, बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, ये तो हो गया, हमने फंड सेलेक्ट कर लिया। अब 10 लाख को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम जो आपका एक्सपोजर है वो मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी को 50% एलोकेशन दे सकते हैं, 40% एलोकेशन आप ये मिड कैप कैटेगरी को दे सकते हैं, और 10% एलोकेशन आप ये मोमेंटम इंडेक्स फंड को दे सकते हैं। अब 10 लाख चूंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आप 50% यानी 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा मिड कैप कैटेगरी में आप 4 लाख इन्वेस्ट करेंगे और बचा हुआ 1 लाख आप इस मोमेंटम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो फंड सेलेक्ट कर लिया और कितना कितना अमाउंट किस में डालना है वो भी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या हम तुरंत ही पूरा पैसा एक बार में डाल दें? नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। 2025 में जब बजट जारी होगा उस समय तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि अगले साल जो टैक्स कोड है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है और उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और टैक्सेज अगर अप्लाई किए गए तो उसके वजह से भी सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं और थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। तो इस वोलेटिलिटी का आपको फायदा लेना है। अगर आप एक मुश्त पैसा एक ही बार में डाल देते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? जैसे मान लीजिए आज आपने पैसा डाला और मार्केट करेक्ट कर गई तो आपको पछतावा होने लगेगा। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा समय लेकर के 4 से 5 महीने में अपने पैसे को पार्क करेंगे इन म्यूचुअल फंड में, तो आप के लिए सहूलियत ये होगी कि अगर मार्केट यहां से ऊपर उठा तो आपको ये पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने इंतजार किया, आपने आज ही से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। और अगर यहां से मार्केट मान लीजिए कि नीचे गिरती है तो आपके पास अमाउंट रहेगा, चूंकि आप 4 से 5 महीने में पूरा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस समय गिरे हुए मार्केट करेक्शन में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके मन में सवाल आएगा कि जब हमें डाइवर्सिफिकेशन और ये सारी चीज़ों का वोलेटिलिटी का फायदा लेना ही है तो मैं सिर्फ 4 से 5 महीना ही क्यों बोल रहा हूँ? इसको समझने के लिए आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लमसम कैलकुलेटर के माध्यम से ये मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 10 लाख रुपया एक मुश्त जमा किया गया, इन्वेस्ट किया गया और 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम लोग माने तो आने वाले 10 साल में जो टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा वो बन जाएगा 40,45,000, मतलब कि मोटा मोटी 40.5 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। अब अगर हम लोग इस परसेप्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करें कि अगर हम थोड़ा सा और समय ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 से 5 महीने में आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा और वेट करता हूं कि हो सकता है मार्केट और करेक्ट कर जाए, और आपने 1 साल पूरा समय ले लिया, 1 साल 1.5 साल का समय ले लिया, तो उस कंडीशन में जो हम 10 साल आपका जो टाइम होराइजन है वो 1 साल से कम हो जाएगा, यानी 9 साल होगा। और अब अगर मार्केट करेक्ट कर गई और आपको थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा देखने को मिला, मान लीजिए कि 15% अभी हम लोग मान करके चल रहे हैं, और अगर मार्केट करेक्ट कर गई और आपको 1% ज़्यादा मिल गया यानी 16% मिल गया, तो ये समय आपका क्या हो जाएगा? 1 साल कम हो जाएगा और रिटर्न आपका क्या हो जाएगा? 1% बढ़ जाएगा। इस परसेप्शन के साथ अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, वहीं 10 लाख इन्वेस्टमेंट वन टाइम, और यहां पर देखिए 16% मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मान करके चल रहा हूं और 1 साल मैंने यहां पर घटा दिया है। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, रिटर्न 1% बढ़ने के बावजूद भी आपका जो टोटल कॉर्पस बना वो उस समय जो बन रहा था जब हमें 15% का रिटर्न मिल रहा था तब हमारा 40.5 लाख के आसपास बन रहा था। और अब चूंकि हमें 1% ज़्यादा भी रिटर्न मिला लेकिन समय चूंकि 1 साल कम हो गया तो हमारा रिटर्न जो है ओवरऑल जो कॉर्पस है वो अब कम बन रहा है। इससे आप एक आउटकम निकाल सकते हैं कि रिटर्न बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम मार्केट में ज़्यादा समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करें। यानी जितना ज़्यादा लंबा समय के लिए आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा उतना ही पैसा कंपाउंडिंग होता है और आपका पैसा, आपका कॉर्पस बड़ा बनता है। तो हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है पूरे 10 लाख को इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 मंथ मोर देन सफिशियंट है। और 4 से 5 मंथ मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 2025 में जब बजट अनाउंस हो रहा होगा उस समय मार्केट और ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा
वोलेटिलिटी का भी आपको फायदा मिल जाएगा और थोड़ा सा आपका पैसा भी डाइवर्सिफाइड होकर के और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 5 महीने में हमें पूरे पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। अब जो हम पैसा 4 से 5 महीने में इन्वेस्ट करेंगे वो एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि टोटल 10 लाख जो है हम एसआईपी के थ्रू पूरे इन फंड्स में ऐड करेंगे। ठीक है, अब मिड कैप में हमने कौन कौन सा फंड लिया था, मोतीलाल और एचडीएफसी या फिर एडलवाइज। ठीक है, स्मॉल कैप में हमने लिया था निपॉन और एसबीआई, और इसमें हमने लिया था बंधन, निफ्टी 500, मोमेंटम 50। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब यहां पर देखिए, ये चूंकि हमने 40% इसमें डाला था, यानी कि 4 लाख डालना है तो 2 लाख इसमें हमें डालना होगा और 2 लाख हमें इसमें डालना होगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में और इसमें मिलाकर के हमने 50% यानी 5 लाख डाला था, तो 2.5 लाख हमारा इसमें जाएगा और 2.5 लाख हमारा इसमें जाएगा, और 10% यहाँ था यानी 1 लाख इसमें जाएगा। अब ये जो अमाउंट है, हमें एसआईपी का अमाउंट इस तरीके से सेट करना है कि 5 महीने में पूरा पैसा ये चला जाए। तो जो हम मोतीलाल ओसवाल में एसआईपी सेट करेंगे वो कितने का करेंगे, वो हम करेंगे 40,000 पर मंथ का। 40,000 पर मंथ अगर 5 महीने तक इन्वेस्ट होता रहा तो ये आपका जो पैसा होगा वो 2 लाख कंप्लीट हो जाएगा 5 महीने में। उसके बाद से एचडीएफसी या फिर एडलवाइज में भी हमें 40,000 माफ़ कीजिएगा 40,000 पर मंथ की एसआईपी करनी होगी। इसके बाद से ये वाला जो हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 50,000 की आप पर मंथ एसआईपी करेंगे और इसमें भी 50,000 पर मंथ की एसआईपी करेंगे। इसमें चूंकि 5 महीने में हमें डालना है तो 20,000 पर मंथ की हमें एसआईपी करनी होगी। तो इस तरीके से इतने अमाउंट का आप एसआईपी इन सारे फंड्स में कर सकते हैं और 5 महीने में पूरा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। और उस 5 महीने जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद से आप अपना जो ये एसआईपी है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, मतलब एसआईपी बंद हो जाएगा और ये पैसा आपका आने वाले 10 साल तक इन्वेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा समय लेकर के, और नो डाउट आपका डाइवर्सिफाइड फंड होगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।